हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा विषय है फेडरलिज्म, जिसका अर्थ होता है संघवाद। यह राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है। संघवाद, जिसमें कि राज्यों को संघ की संज्ञा दी गई है। यह हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने अपने एक लेख में कहा था कि जिस प्रकार देश का आर्थिक केंद्र राज्यों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान में भारत का आर्थिक विकास सहकारी संघवाद पर टिका हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान का जो संघीय चरित्र है, इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी महासंघ या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जो फोडस से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि संघ सरकार कुछ राज्यों का एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना एक समझौते के आधार पर की गई थी। बल्कि इसके स्थान पर भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में संबोधित किया गया है। दरअसल कई जानकार यह मानते हैं कि भारत एक अर्ध संघीय देश है, अर्थात यह एक ऐसा संघीय राज्य है जिसमें एकात्मक सरकार की भी कुछ विशेषताएं मौजूद हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान के संदर्भ में यह कथन भी कहा गया है कि भारतीय संविधान अपनी परिस्थितियों के अनुसार संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघवाद क्या है? ध्यान देने योग्य है कि संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोडस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता या अनुबंध। वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघ सरकार के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भी कई परिभाषाएं दी हैं, जिनमें मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहां बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत होते हैं। गार्नर ने भी कहा था, ठीक इसी तरीके से गार्नर ने भी कहा था कि संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार एक ही प्रभु सत्ता के अधीन होती है। ये सरकारें संविधान द्वारा अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं। सरकारी बनाम प्रतिस्पर्धी संघवाद। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया है। पहली है सहकारी संघवाद और दूसरी है प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद वह है जिसमें केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों को बराबर शक्तियां और अधिकार सौंपे गए हैं। विद्वानों का मानना है कि यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने हेतु बाध्य हैं।
प्रतिस्पर्धी संघवाद वह होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंध लंबवत होते हैं, जबकि राज्य सरकारों के मध्य संबंध क्षैतिज होते हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा को देश में 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से ही महत्व प्राप्त हुआ है। प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। जिस प्रकार से दो विद्यार्थियों के मध्य कंपटीशन होता है कि ताकि वे एक दूसरे से अधिक नंबर लावें या एक दूसरे को हरा सकें, जीत सकें, ठीक इसी तरीके से प्रतिस्पर्धी संघवाद में भी केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होते हैं वह प्रतिस्पर्धा के रूप में ही होते हैं। सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। सामान्यतः निवेशक अपने पैसे का निवेश करने के लिए विकसित राज्यों को ही पसंद करते हैं, क्योंकि अविकसित और विकासशील देश प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दे सकते। उल्लेखनीय है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। संवैधानिक प्रावधान केंद्र और राज्यों के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 और 12 में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के तहत किया गया है। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध केंद्र और राज्य द्वारा किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्तियाँ कहा जाता है। विधायी शक्तियों का अर्थ होता है कानून बनाने की शक्ति। हम एक ऐसी प्रणाली का पालन करते हैं जिसमें विधायी शक्तियों का वर्णन करने वाली दो प्रकार की विषय सूची होती हैं, जिन्हें संघ सूची और राज्य सूची के रूप में जाना जाता है। संघ सूची में वे सभी विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में वे सभी विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। इसके अलावा भी एक अन्य सूची होती है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। संघ सूची में राष्ट्रीय हित के 100 विषय शामिल हैं और यह तीनों सूचियों में सबसे बड़ी है। इस सूची में संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। रक्षा, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, मत्स्य पालन, वन, स्थानीय सरकारी, थिएटर, उद्योग आदि 61 विषय शामिल हैं और राज्यों के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। इसके अलावा जो बचे कुचे विषय होते हैं वह समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को होता है, लेकिन अगर किसी विषय पर कानून बनाने से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस दौरान केंद्र सरकार का निर्णय ही अंतिम होता है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय शामिल होते हैं और संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती हैं, परंतु किसी विषय पर टकराव होने की स्थिति में संघ के कानून को सर्वप्रिय माना जाता है। दोनों के मध्य प्रशासनिक संबंध संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य
केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी कार्यों से होता है। सामान्य रूप से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होती है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रशासन पर संघ को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। केंद्र को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकतानुसार कभी भी राज्यों को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा संसद को यह अधिकार है कि वह अंतर्राज्यीय नदी विवादों पर फैसला कर सकती है। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया है। इसमें आईएएस, आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और उन्हें राज्य के प्रमुख पद पर आवंटित करने संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और उनके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि केंद्र का अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर अधिकार होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, परंतु इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है। साथ ही संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का भी विभाजन किया गया है, जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है। संविधान द्वारा भी केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का स्वतंत्र स्रोत प्रदान किया गया है। संविधान के अनुसार संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य विधायिकाओं के पास भी राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति है। संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों के पास ही समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय रहते हैं उन पर कर लगाने का अधिकार संसद को होता है। भारत के लिए संघवाद का महत्व। भारत में संघवाद क्यों आवश्यक है? क्या कारण है कि भारत में संघवाद को अपनाया गया है? भारतीय प्रशासन में शक्ति केंद्र से स्थानीय निकायों यानी पंचायतों तक प्रभावित होती रही है। इसी कारण देश में विकेंद्रीकरण आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सभी शक्तियों का अधिग्रहण न करे। यही संघवाद की आवश्यकताओं को जन्म देता है। संविधान का मानना यह था कि अगर शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित हो जाती है तो वह तानाशाह बन सकता है। इसीलिए भारत में संघवाद को अपनाया गया, ताकि शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित ना होकर वह शक्तियां बट जाएं। यह प्रणाली कार्य के बोझ तले दबे प्रशासन की काफ़ी मदद करती है। गौरतलब है कि केंद्र पर बैठे अधिकारी गांवों तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण गांव विकास से अछूता रह जाता है। इसीलिए स्थानीय सरकार कार्यपालिका को निचले स्तर तक पहुंचने में मदद करती है और देश के सभी नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। भारत में विभिन्न नस्लों और धर्मों के लोग मौजूद हैं। सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष विचार को अपनाया, जो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया है। संघवाद की अवधारणा देश के अंतर्गत विविधता को कायम रखने में मदद करती है। फिर भी इतना होने के बावजूद हमारे भारत में संघवाद के समक्ष कुछ संकट या चुनौतियां आई। वह कौन सी थी? जैसे कि क्षेत्रवाद को भारत में संघवाद के समक्ष
समक्ष सबसे बड़ी चुनौती में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघवाद सबसे अधिक लोकतंत्र में ही कामयाब रहता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारत में शक्तियों का वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित 3 सूचियों के माध्यम से किया जाता है। शक्तियों के विभाजन का आधारभूत सिद्धांत यही माना गया है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, और जो विषय क्षेत्रीय महत्व के हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसके अलावा समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की ही भागीदारी की आवश्यकता होती है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र को ही प्रमुखता दी जाती है। इस प्रकार शक्तियों के बंटवारे के कई अन्य प्रावधान भी हैं जिनमें केंद्र को वरीयता दी गई है, जो कि राज्यों के मध्य केंद्रीकरण का भय उत्पन्न करते हैं। एक सामान्य महासंघ में संविधान में संशोधन की शक्ति महासंघ और उसकी इकाइयों के बीच साझा आधार पर विभाजित होती है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 और अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र के पास ही है। भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का कार्यालय एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यह कभी कभी भारतीय संघ के संघीय चरित्र के लिए खतरा बन जाता है। केंद्र द्वारा इस तरह के संवैधानिक कार्यालय का दुरुपयोग किया जाता है और सदैव ही देश में बहस और मतभेद का विषय रहा है। ध्यान देने योग्य है कि अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू करने, जबकि राज्य में एक निर्वाचित सरकार थी, को भारत में के संवैधानिक इतिहास में एक विचित्र घटना माना गया है, क्योंकि उसमें जो सरकार थी वो सरकार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार थी, फिर भी वहाँ जनवरी 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भारत में भाषाओं की विविधता भी कभी कभी संविधान की संघीय भावना को ठेस पहुंचाती है। भारत में संवैधानिक रूप में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब महासंघ की सबसे मजबूत इकाई दूसरों पर एक विशेष भाषा को लागू करने का प्रयास करती है। भारत में आधिकारिक भाषा के लिए लड़ाई भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 1947 के अगर भारत की बात की जाए तो उस दौरान भारत में विभिन्न राज्यों में एकता थी। इसी तरीके से 2020 का जो दृश्य है भारत का वह अलग है। भारतीय जो संघीय प्रणाली है उस वह सरकार एकात्मक है, तो किसी देश में संघात्मक प्रणाली को अपनाया जाता है। संघात्मक प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां बटी होती हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में यह शक्तियां एक ही व्यक्ति या संस्था तक सीमित रहती हैं। हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर होता है? संघीय सरकार में दोहरी राज पद्धति होती है, जबकि एकात्मक में सिर्फ राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार ही कार्य करती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है, लेकिन एकात्मक में संघीय सरकार की सर्वोच्चता नहीं होती है। संघीय सरकार में 2 सदनीय विधायिका होती है, जबकि एकात्मक सरकार में द्विसदनीय और एक सदनीय दोनों की ही व्यवस्था की गई है। संघ की विधायिका में मौजूद राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन केंद्र के पक्ष में संघीय व्यवस्था का झुकाव अधिक होता है। केंद्र की भूमिका को समन्वयकारी बनाने की जरूरत है। साथ ही अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने की भी अधिक आवश्यकता है। तभी हमारा भारतीय संविधान
पूर्ण रूपेण संघवाद बन सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य देश को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, परंतु यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक देश में केंद्र और राज्य साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे। कई बार केंद्र और राज्य दोनों के मध्य सुगम संबंध न बन पाने का एक प्रमुख कारण राजनीतिक मतभेद भी होता है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि देश में सहकारी संघवाद के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीतिक दल केंद्र में है उसकी सरकार देश के लगभग 2/3 राज्यों में है। अतः आवश्यक है कि देश में संघवाद के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्यों को अधिक भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। संघवाद के संबंध में मैं आपको जो जानकारी बताना चाहती थी वह यही है। धन्यवाद।